भाई साहब, आखिरकार इतने लंबे चौड़े इंतजार के बाद बता नहीं सकता क्या अंदर से फील कर रहा हूं। बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारे। पर्सपेक्टिव देने के लिए बस इतना कहूंगा कि नेटफ्लिक्स पे डेयरडेविल का सीजन 3 19 अक्टूबर 2018 को आज से 4 साल पहले रिलीज हुआ था। मतलब हम सब लोगों ने जब चार्ली कॉक्स को अपना डेयरडेविल सूट पहने हुए देखा था, उस बात को अब 4 साल बीत चुके हैं। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हम सुपर हीरो फैंस हैं और होपफुल रहना हमारा काम है। तो शी हल्क का एपिसोड 8 स्टार्ट होता है दो लुटेरों से जो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से कुछ टीवी वगैरह लेके जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम एक नए और इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने आप को लीप फ्रॉग का नाम कह के सिग्निफाई करता है। और इसी बात पे हो जाए कॉमिक बुक्स का ज्ञान। और कॉमिक बुक्स के ज्ञान से मुझे याद आया कि मैं बोल तो देता हूं लेकिन बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते, और उसका रीजन है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम इंग्लिश में होती हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं डुओलिंगो के बारे में। ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जहां पर आप इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच और इसके अलावा भी 40+ लैंग्वेजेस को सीख सकते हो। ये प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है और इसको यूज करना बिल्कुल एक गेम को खेलने जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं, और ये लैंग्वेज लर्निंग के जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, उन पे वर्क करता है। ये आपको डेली रिमाइंडर्स दे देगा और आपको सिर्फ इसमें 10 मिनट देने की जरूरत है बस। फिर इसके बाद इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज और ट्रैवल जैसे टॉपिक्स आपकी लैंग्वेज लर्निंग एफिशिएंसी को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो और डुओलिंगो से कोई भी लैंग्वेज आसानी से सीख लो। ऑलराइट, तो कहा थे हम, हाँ, लीप फ्रॉग। तो मार्वल कॉमिक्स में लीप फ्रॉग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है शो की तरह। इसका नाम विंसेंट पेटिलियो होता है और एक सुपर विलन होता है। ये क्या करता है कि टॉय कंपनीज के लिए नई नई चीजों को इन्वेंट करता है, लेकिन क्योंकि एक लूजर होता है तो इसके इन्वेंशंस कभी भी पेटेंट वाली स्टेज के आगे निकल ही नहीं पाते। और ये सब कुछ देखने के बाद वो अपने लिए लीपिंग कॉइल्स को डिजाइन करता है जिनको पहनकर ये बहुत ऊंची ऊंची और लंबी लंबी जंप्स मार सकता था, और खुद लीप फ्रॉग नाम के एक सुपर विलन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इस वाले एपिसोड में जिस लीप फ्रॉग को हमने देखा वो विंसेंट नहीं बल्कि उसका बेटा यूजीन है। ये बंदा एक्चुअली में कॉमिक बुक्स में विलन नहीं बल्कि एक हीरो होता है। अपना नाम फ्रॉगमैन रख लेता है, यूज अपने पापा का ही टेक करता है, लेकिन एक हीरो होता है। अब बेसिकली लीप फ्रॉग जब अपने थर्स्टर्स को ऑन करता है तो उसके पैरों में ही आग लग जाती है, और इस वजह से वो शी हल्क के पास जाता है कि मेरे को इंसाफ चाहिए। और उसका कॉस्ट्यूम डिजाइनर और कोई नहीं बल्कि शी हल्क वाला ही ल्यूक होता है। और जब शी हल्क ल्यूक के पास जाती है रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो गया तो तुम कंपनसेशन दे दो, तो गुस्सा आ जाता है। ल्यूक अपने ईगो पे ले लेता है और शी हल्क के कपड़े फाड़ देता है। नहीं, जो वो पहनी रहती है वो वाले नहीं, जो उसके लिए डिजाइन कर रहा होता है वो फाड़ देता है। गलत मत समझो। लेकिन इसके बाद असली मजा आना शुरू होता है क्योंकि बॉस की एंट्री होती है। हम चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल को स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद यहां पर कोर्ट में एंट्री करते हुए देखते हैं। एंड आई हैव टू से कि भाई ये वाला सीन बहुत तगड़े लेवल पे फैसिनेटिंग था। शी हल्क हालांकि एक लॉयर की कहानी है तो इसको कोर्ट रूम के ऊपर काफी अच्छी खासी बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ये करता नहीं है। जब मैट इस सीन में आता है तो मुझे पहली बार इस पूरे शो में ऐसा लगा कि हाँ, अब ये लोग लॉयर की तरह बात कर रहे हैं। उसकी पूरी की पूरी कन्वर्सेशन इतनी ज्यादा काम कॉन्फिडेंट तरीके की थी। उसने हर एक चीज पे अपने नोट्स बना रखे थे। उसे पता था कि किस चीज पे बात करनी है, किस पे नहीं करनी है। एंड दैट इज व्हाट डेयरडेविल इज ऑल अबाउट। लेकिन इस पूरे सीन में एक और बॉम्ब ड्रॉप कर दिया कि सोकोविया अकॉर्ड्स को रिपील कर दिया गया है। बहुत सिंपल सा है, सोकोविया अकॉर्ड्स अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी सुपर हीरो अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को सीक्रेट रख सकता है और उसको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। ऐसे छोटे छोटे एपिसोड्स में ऐसे बड़े बड़े बॉम्ब मत गिराया करो मार्वल वालों। आपने तो बस एक मुकदमे के टाइम एक लाइन ही फेंक दी। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद मैट बस इस चीज को स्मेल कर लेता है कि जिस फ्यूल को एक्चुअली में लीप फ्रॉग ने अपने सूट में यूज किया था वो उसे नहीं करना चाहिए था, और इस तरह से केस पूरी तरह से डिसमिस हो जाता है। लेकिन इस सीन को देखकर मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि शी हल्क के कैरेक्टर में अभी भी बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं। वो एपिसोड 1 से ये चीज बोलती आ रही कि वो शी हल्क के जैसे नहीं बल्कि एक जेनिफर और एक लॉयर के जैसे रिकॉग्निशन चाहती है। और जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप उस पर बैकग्राउंड चेक करो। जिस चीज को लेकर आप कोर्ट में केस डाल रहे हो एटलीस्ट उसके फैक्ट्स तो चेक कर लो कि वो कॉस्ट्यूम में जो मैल फंक्शन हुआ है वो सच में मैल फंक्शन था या इस बंदे ने कोई गड़बड़ करी है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस टाइप का लसन ये शुरू से लग रहा था तो इस पे तो 10 बार फैक्ट चेक होना चाहिए था। फिर ये केस डिसमिस होने के बाद शी हल्क मतलब जेनिफर और मैट जो है वो बार में मिलते हैं, और यहाँ पे इनकी बहुत इंटरेस्टिंग सी कन्वर्सेशन होती है जिसको देख के समझ में आ जाता है कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। लेकिन इस पूरी कन्वर्सेशन में मैट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज और कहता है। वो कहता है कि ल्यूक ने उसके लिए कपल ऑफ सूट्स डिजाइन की हैं। कपल वर्ड पे ध्यान रखना, मतलब वो जो येलो रेड वाला सूट हमने देखा है हो सकता है कि उसके अलावा भी कोई और सूट हो जो हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन में देखने को मिले। और देखो ये 2-5 मिनट की कन्वर्सेशन सुनने के बाद आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि मैं चार्ली कॉक्स के मैथ्यू मर्डॉक डेयरडेविल को कितना ज्यादा मिस कर रहा था। हम लोगों ने शी हल्क के अभी तक 7 एपिसोड देख लिए और ये 8वां है। एंड आई रियलाइज्ड कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस एपिसोड ने मुझे एकदम मेस्मराइज कर दिया। लेकिन फिर इसके बाद हम शी हल्क को जाके देखते हैं टॉड से मिलते हुए, जिस लसन से वो पहले भी मिली थी डेट के ऊपर। हमको पता
लगता है कि उसने एक ऑक्शन में वकांडन स्पीयर खरीदा है जो वाइब्रेनियम का बना हुआ है, लेकिन वकांडन्स को वो वापस चाहिए। बट इस पूरे सीक्वेंस में मुझे एक चीज थी तो थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी। उसने ये कहा कि वकांडन स्पीयर एक्चुअली में यूएसए में ऐसे आया क्योंकि वकांडा को कॉलोनाइज कर लिया गया था, लेकिन एज फार एज आई नो तो वकांडा कभी कॉलोनाइज हुआ ही नहीं है। अगर आप सबको इसके बारे में कुछ और पता है तो मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। लेकिन इसके बाद आता है वो सीन जिसका हम पता नहीं कब से इंतजार कर रहे थे, डेयरडेविल अपने येलो और रेड सूट में। अब देखो, इस पूरी सीक्वेंस में मैंने कई सारी चीजें नोटिस करी। सबसे पहले तो ये कि ये वो वाला डेयरडेविल है नहीं जो हम नेटफ्लिक्स के शोज में देखते आ रहे थे। ये चेयरफुल रहता है, इसको हल्के फुल्के जोक्स मारना पसंद है, लेकिन इसके साथ ही साथ इन लोगों ने एक वो पुरानी वाली चीज को भी लिया है। मतलब इसको देख के आप ऐसे नहीं बोलोगे कि कंप्लीटली न्यू कैरेक्टर है। इसमें कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जिनको देखकर हमें वही पुराने वाले डेयरडेविल की झलकियां मिलती हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ मैंने एक चीज और भी नोटिस करी कि नेटफ्लिक्स का जो डेयरडेविल था उसको हमने कभी भी इतना स्मूथली ट्रैवर्स करते हुए नहीं देखा। मतलब ये बहुत ही आराम से शी-हल्क के अटैक्स को डॉज कर लेता है, वो भी उससे बातचीत करते हुए। फिर इसके बाद पार्किंग लॉट की पूरी बिल्डिंग को बहुत ही आराम से पार्कोर करते हुए ट्रैवर्स कर लेता है, वो भी एकदम मक्खन जैसे स्मूथली। और देखो, ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस चीज के साथ अग्री ना करें, लेकिन आई काइंड ऑफ लाइक दिस डेयरडेविल। मैं जानता हूं कि नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल बहुत ओपी था, वो बहुत डार्क था, उसको देखने में एक अलग ही वाइब आती थी, फील आती थी, लेकिन वो वाला डेयरडेविल मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिट नहीं होता, क्योंकि ना तो ये यूनिवर्स इतना डार्क है और ना ही यहाँ पर इतने डार्क कैरेक्टर्स की जगह है। एंड प्लस, इन केस यू गाइस आर वंडरिंग, तो डेयरडेविल कॉमिक बुक्स में भी एक काफी लाइट कैरेक्टर है। हाँ, उसकी कहानियां एट टाइम्स बहुत डार्क हो जाती हैं, लेकिन वो उसकी कहानियों का एक पार्ट है। अगर आप कोई भी नॉर्मल डेयरडेविल कॉमिक बुक उठा के पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये एक लाइट हार्टेड कैरेक्टर है। ये जोक्स क्रैक करता है, ये बिल्डिंग्स को भी इतना ही आसानी से ट्रैवर्स कर लेता है, इसकी एक्शन सीक्वेंसेस भी ऐसी होती हैं जैसी हमने शो में देखी थी। तो भले ये वाला डेयरडेविल नेटफ्लिक्स के शो से मैच ना कर रहा हो, लेकिन कॉमिक बुक से बहुत हद तक मैच करता है। और नहीं, नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन फिर इसके बाद जेनिफर एक बढ़िया सी शी-हल्क वाली क्लैप करती है, जिस वजह से डेयरडेविल का जो इकोलोकेशन है वो उसकी सोनिक वेव्स के कारण डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसको पकड़ती है, हेलमेट उतार देती है, उसको पता लग जाता है कि मैट है, और एक्चुअली में जो लीप फ्रॉग है उसने ल्यूक को किडनैप कर लिया। तो ये दोनों उसको बचाने जाते हैं। और मैंने जो पहले बात कही थी ना कि डेयरडेविल का लाइटनेस और उसका कैरेक्टर जो है वो जोक्स क्रैक कर सकता है, तो इसका प्रूफ हमको इस वीक के जो क्यूआर कोड को स्कैन करके फ्री वाली कॉमिक बुक मिलती है उससे पता लग जाता है। क्योंकि फ्री वाली कॉमिक बुक है 2014 की शी-हल्क का इशू नंबर 9, जिसमें हम शी-हल्क और मैथ्यू मर्डॉक के बीच में एक बढ़िया सा कोर्ट रूम बैंटर देखते हैं, और आगे जाकर शी-हल्क और डेयरडेविल रात में टीम अप भी करते हैं। नहीं, उस काम के लिए नहीं, किसी और काम के लिए। तो इस पूरी चीज की टोन काफी लाइट है, डेयरडेविल जोक्स भी क्रैक कर रहा है, मतलब कॉमिक बुक्स में वो ये सब चीजें कर लेता है। और इस बीच हमें एक और भी बहुत ही बढ़िया सा रेफरेंस सुनने को मिलता है, क्योंकि यहाँ बीच में डेयरडेविल का जो नेटफ्लिक्स वाला शो था उसकी ट्यून बजती है, मतलब जो उसकी थीम म्यूजिक आता है इंट्रो में वो बजता है। और फिर इसके कुछ ही देर बाद हमें वो एपिसोड 2 का हॉलवे वाले सीन का भी बढ़िया सा रेफरेंस देखने को मिलता है। हालांकि उतना ज्यादा धांसू नहीं था जितना हमने उस शो में देखा था, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की वाइब देखने को मिल गई। लेकिन फिर इसके बाद ये लोग लीप फ्रॉग की गुफा, जिसका नाम लिली पैड है, वहां पहुंचते हैं, और इसको देख के मुझे बैटमैन एंड रॉबिन में जो पॉइजन आइवी की गुफा थी उसकी याद आ गई। और ये सब कुछ होने के बाद ये लीप फ्रॉग को हराते हैं, फिर उसके बाद घर जाते हैं और थक के सोने वाला काम कर लेते हैं। और जैसे सब कुछ कम था तो फिर अगले दिन सुबह डेयरडेविल अपने जूते हाथ में पकड़ के वॉक ऑफ शेम कर रहा होता है। नहीं पता तो गूगल कर लेना या मत करना। लेकिन फिर जेनिफर बढ़िया सी फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और कहती कि सब कुछ तो अच्छा है, तो फिर इसके बाद अभी तक एपिसोड खत्म क्यों नहीं हुआ। और इसके बाद वो रेड हल्क का एक बढ़िया सा रेफरेंस देती है, और जैसे ही कम है तो उसके तुरंत ही बाद उसकी जो दोस्त होती है वो अपने हाथों में मेकअप ब्रशेस को वोल्वरीन के जैसे फंसाती है और स्निक करके कूदती है उसके सामने। लेकिन इसके आखिर में हम एक बहुत ही बढ़िया सी चीज देखते हैं, जब जेनिफर को वो अवार्ड मिल रहा होता है तो इंटेलिजेंसिया वाले उस पूरी चीज को हैक कर लेते हैं, और वहां पे जेनिफर का और जो हाउस द जोश आया था बीच में, उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो पूरा एकदम दिखा देते हैं सब लोगों के सामने। तो देखकर जेनिफर पगलिया जाती है, और उस मोमेंट पे हम लोग शी-हल्क का सैवेज वाला फॉर्म देखते हैं। मतलब उसको गुस्सा आता है तो अपने काबू से बाहर निकल जाती है। और जो ब्रूस ने एपिसोड 1 में बात कही थी ना कि एक बार लोग तुम्हें मॉन्स्टर की नजरों से देखना शुरू कर दे तो वो कभी नहीं रुकेंगे, वो वाली चीज हमें इस एपिसोड में फील होती है। एंड नो डाउट इस एपिसोड को एक ऐसे मोमेंट पेंट करती है जिस वजह से फिनाले की हाइप थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो कुल मिलाकर शी-हल्क का एपिसोड 8 मेरे ख्याल से अभी तक इस पूरे सीजन का सबसे अच्छा एपिसोड था। और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ डेयरडेविल नहीं है, मतलब डेयरडेविल तो है ही है क्योंकि उसने इस पूरे एपिसोड को कैरी करा, लेकिन इसके भी अलावा ये वाला एपिसोड स्टोरी को आगे बढ़ाता है। इस एपिसोड के खत्म होते होते हमें ये बात समझ में आ जाती है कि शी-हल्क, मतलब जो शी-हल्क हमको एपिसोड 1 से अभी तक बिल्डअप करते आ रहे थे, वो और कुछ भी नहीं बल्कि सांड की टट्टी थी। और उसका सुपर हीरोज को लेके जोक्स क्रैक करना, किसी भी चीज को सीरियसली ना लेना, अपनी खुद की पावर्स को सीरियसली ना लेना, ये सब कुछ आखिरी में आके क्रम्बल डाउन हो जाता है। और हमारे सामने आती है वो चीज जो इस शो का एक्चुअल सब्सटेंस है, मतलब मॉन्स्टर। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग
लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसके बाद अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। और हाँ, डुओलिंगो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उसे भी जाकर डाउनलोड कर लेना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आजमा लो।